हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के मिश्री। अभी आप सबसे हम लोग कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग 6 पढ़ रहे हैं। वंशागति का आणविक आधार जो हम लोग का चल रहा है कक्षा 12वीं का। तो मैंने इसमें 2 पार्ट आपको पहले बना दिए गए हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। सभी पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके वॉच कीजिए, देखिए। और सबसे बेहतर तरीके से आपको बताया जा रहा है विथ नोट्स के साथ। तो आज हम लोग का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अब इसी से हम लोग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो न्यूक्लिक अम्ल सर्वप्रथम आता है न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज मैंने बताया था कि स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मीसर ने सन 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं में देखा था। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे स्वीडन वैज्ञानिक। कहाँ के थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और ये स्वीडन के कौन वैज्ञानिक थे? वो थे हमारे फ्रीडरिच मीसर। फ्रीडरिच मीसर ने किया था। फ्रीडरिच मीसर ने किया था। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन वैज्ञानिक फ्रीडरिच मीसर ने सन कितने ईस्वी में? सन 1869 ईस्वी में किया था। सन 1869 ईस्वी में। और काहे में किया था? वो किए थे पश कोशिकाओं में। पश कोशिकाओं में, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन वैज्ञानिक फ्रीडरिच मीसर ने सन 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं में देखा था, ठीक है ना। हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, यह हमारा कहाँ पाया जाता है? यह हमारा पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है। कौन हमारा पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है? यह हमारा न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किसी भी पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मीसर ने न्यूक्लिन रखा था। क्या रखा गया? न्यूक्लिन नाम किसका रखा गया? वो रखा गया न्यूक्लिक अम्ल का। तो न्यूक्लिक अम्ल का नाम क्या रखा गया? न्यूक्लिन। न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिन क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? वह हमारी पश कोशिकाओं में पाया जाता है। पश कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है? यह पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है, याद रखिएगा ना। फिर अल्टमान ने सन 1899 ईस्वी में, किसने? हमारे अल्टमान एक वैज्ञानिक थे। कौन थे हमारे? अल्टमान ने। किस सन में? सन 1899 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? सन 1899 ईस्वी में। इसकी प्रकृति किसकी प्रकृति? न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति। किसकी प्रकृति? न्यूक्लिक अम्ल की प्रकृति। वो कैसी थी? इसकी जो प्रकृति थी वो थी अम्लीय। क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? इसकी हमारी प्रकृति क्या थी? अम्लीय थी। इसलिए अल्टमान ने सन 1899 ईस्वी में इसको क्या दे दिया? न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल नाम पड़ा। कोई बोले कि न्यूक्लिक अम्ल नाम कैसे पड़ा? क्योंकि हमारी कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। किसकी होती है? अम्लीय प्रकृति की। इसीलिए यहाँ पे अम्ल शब्द यहाँ पे जुड़ गया। और न्यूक्लिक कैसे आया? क्योंकि हमारी कहाँ पाई जाती है? यह किसी भी पदार्थ के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लिक जुड़ा। और यहाँ पे हमारा अम्लीय होने के कारण अम्ल जुड़ गया। अब पूरा नाम हो गया न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या करता है? यही हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो न्यूक्लिक हमारा क्या होता है? तो यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह हमारा क्या होता है? एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या होता है? एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आता है टाइप ऑफ, जो हमारा ये है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार मैंने कल बताया था। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार या कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है DNA और दूसरा क्या होता है? वो हमारा होता है RNA। DNA को क्या बोला जाता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं।
ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा डीएनए, दूसरा होता है क्या? हमारा आरएनए। इनमें से जो डीएनए होता है, इनमें से जो हमारा क्या होता है? डीएनए। इनमें से डीएनए सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन कुछ विषाणु जैसे क्या है? वो है हमारा TMV, टोमेको मोजैको वायरस। और क्या हमारा HIV। और हमारा क्या है? इन्फ्लुएंजा। में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी जीवों में डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणु जैसे टोमेको मोजैको वायरस यानी कि TMV और HIV आपको पता होगा, और इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है ना? अब आता है हमारा, मान लीजिए आगे, लेकिन बाद में पता चला कि क्या हमारा जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसके मन में बहुत सारे विचार आए। तो चलिए हम लोग आगे इसके जानते हैं क्या होगा। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसमें जानेंगे क्या हमारा डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है या फिर कोई और होता है। तो इसके अध्ययन में सर्वप्रथम इसके यानी कि डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होता है या फिर नहीं, इसके लिए सटन व बॉवेरी ने 1902 ईस्वी में आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से संचरित होती हैं या फिर जाती हैं। तो हमारे कौन से बताया? तो आए सन 1902 ईस्वी में सटन व बॉवेरी नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि डीएनए ही आनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए के द्वारा ही आनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। ठीक है ना? तो अब प्रूव करना था क्या हमारा डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है कि नहीं। तो उसके लिए सन 1902 ईस्वी में हमारा कौन आए? वो आए सटन और बॉवेरी नामक 2 वैज्ञानिक आए हैं, और उन्होंने यह सिद्ध किया कि नहीं, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है ना? फिर हमारा क्या होगा? फिर इसके आगे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण। अब डीएनए के आनुवांशिक होने के पदार्थ के में क्या क्या हमारे वहाँ पे दिए गए थे, तो इसमें डालेंगे हेडिंग डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण। अब यानी कि इन्होंने मिलकर
दो यहाँ पे प्रमाण दिए थे, ठीक ना। प्रमाण मतलब क्या है, ये प्रूफ कीजिए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है तो वो था ग्रिफीय का रूपांतरण प्रयोग। पहला हमारा क्या था, वो था हमारा ग्रिफीय का रूपांतरण प्रयोग, ये हमारा पहला था। तो हम जानते हैं ये ग्रिफी का रूपांतरण प्रयोग हमारा क्या होता है। तो ग्रिफी का जो मेरे प्यारे बच्चों रूपांतरण प्रयोग था, ये था कि इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। यानी कि ग्रिफी ने, यानी कि इन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ को पता लगाने के लिए, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ हमारा क्या होता है, इसको किसने दिया था, तो इसका जो प्रयोग किए थे वो किए थे ग्रिफी का रूपांतरण प्रयोग आया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को खोजा। इन्होंने क्या किया, यानी कि डीएनए को पता लगाने के लिए कि आखिरकार अनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है, क्या डीएनए ही करता है या फिर अन्य कोई चीज़ करता है। तो इसके लिए क्या किए थे, तो इसको लिए जानने के लिए इन्होंने किया था, इन्होंने स्तनधारियों में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और वो कौन कौन से जीवाणु थे, वो थे हमारे जीवाणु न्यूमोक्रोकस, या इसको बोलते हैं डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किया, ठीक है ना। या इसको क्या बोलते हैं, या और कर सकते हैं यहाँ डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी पर अपना प्रयोग किए थे। तो न्यूमोनी पर ही अपना ये लोग क्या किए थे, अपना प्रयोग को किया था, प्रयोग किए या फिर किया था, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग जानने का प्रयास। अब हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रिफी ने डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए थे। कौन, वो हमारे थे ग्रिफी ने डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी के दो विभेद प्राप्त किए थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रिफी ने डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी के दो भागों में बांटा था। और ये हमारा डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी हमारा क्या होता है, तो डिप्लोक्रोकस न्यूमोनी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह हमारा क्या करता है, तो इसका कार्य केवल व केवल न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करना होता है, ठीक ना। तो दो भागों में बांटा, पहला बताए थे इन्होंने, जो पहला बांटा था वो बांटे थे उग्र विभेदी। किसमें मैं दिए थे, वो दिए थे उग्र विभेदी को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है यस स्ट्रेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, जो उग्र विभेदी होता है। अब उग्र विभेदी क्या होता है, तो इस विभेदी के जीवाणु चिकनी भित्ति वाले होते हैं। इस विभेदी के जीवाणु कैसे होते हैं, तो चिकनी भित्ति वाले, यानी कह सकते हैं हम लोग स्मूथ वाल वाले होते हैं, ठीक है ना। इनकी बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड से बना होता है और इनका बाहरी आवरण
बाहरी आवरण पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। और इसमें क्या गुण होता है? यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। किसी भी जीव में हमारे किसके द्वारा होते हैं? तो इसी के द्वारा निमोनिया रोग उत्पन्न होता है, वो उग्र विभेदी के द्वारा, यानी कि यह स्टेन के कारण। यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। तो उग्र विभेदी जो होते हैं, यह स्टेन क्या होते हैं? इस विभेदी जीवाणु कैसे होते हैं? तो ये हमारे चिकनी भित्ति वाले होते हैं और इनका बाहरी आवरण कैसा होता है? वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। और यह निमोनिया रोग को उत्पन्न करने में हमेशा और हमेशा क्या रहते हैं? सक्षम रहते हैं। दूसरा आता है हमारा अनुग्र विभेदी। तो दूसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनुग्र विभेदी। ये हमारे अनुग्र विभेदी क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये हमारा आर स्ट्रेन क्या होता है? जिसको बोलते हैं अनुग्र विभेदी। तो अनुग्र विभेदी इस विभेदी जीवाणु की जो हमारे कह सकते हैं भित्तियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? खुरदुरी होती हैं। तो इस विभेदी जीवाणु खुरदरी भित्ति यानी कि रफ वाल वाले होते हैं। ठीक ना, रफ वाल वाले होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? तो ये हमारे बहुत ही रफ वाल वाले होते हैं। कौन? हमारे अनुग्र विभेदी। और यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। और यह निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। जो अनुग्र विभेदी होते हैं, यह निमोनिया रोग को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब क्या हुआ? अब दोनों बैक्टीरिया को बारी बारी से चूहों में प्रवेश कराया। अब यानी कि उग्र विभेदी यस स्टोन को और हमारा किसको? अनुग्र विभेदी को। हमारे इन्होंने क्या किया? तो ग्रिफी ने क्या किया कि चूहों में प्रवेश किया और देखा कि उन्होंने वहाँ पे देखे कि कौन सा चूहा में निमोनिया होने के कारण मर जाता है और कौन नहीं। तो इसके आगे अगर हम नोट में देखें तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं कि हमारा अब इन दोनों बैक्टीरिया को इन दोनों बैक्टीरिया को बारी बारी से ग्रिफी ने चूहों में प्रवेश कराया। ठीक है ना। अब बारी बारी से उन्होंने प्रवेश कराया। सबसे पहले देखिए तो यस स्टेन को चूहे यानी कि माइक में प्रवेश कराया। सबसे पहले किसको प्रवेश कराया? वो कराया यस स्टेन को। यस स्टेन को किसमें प्रवेश कराया? वो कराया हमारा चूहों में। किसमें प्रवेश कराया? वो कराया हमारा चूहों में, माइक ना। जब हमारा ये इसमें प्रवेश कराया माइस में, तो हमारा क्या मिला? यहाँ पे जो चूहा था वो मर गया। हमारा चूहा क्या हुआ? मर गया, यानी कि जो हमारा डाई चूहा मिला। ठीक ना, मर गया। जब यस स्टेन को हमारे किसमें? चूहे में प्रवेश कराया। किसमें? चूहे में प्रवेश करा तो जो चूहा हुआ क्या हुआ? मर गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद आर स्टेन को कराया, आर स्टेन कराया। अब एक्चुअली में चूहा क्यों मर गया? क्योंकि उसको निमोनिया हो जाने के कारण वह क्या हो गया? मर गया। क्योंकि यस स्टेन क्या होता है? निमोनिया होता है। अब फिर उन्होंने आर स्टेन को चूहे में प्रवेश कराया। किसमें प्रवेश कराया? चूहे में। जब चूहे में प्रवेश कराया तो वहाँ पे चूहा क्या था? मरा नहीं, यानी कि वो जिंदा चूहा था। ठीक ना, वो हमारा क्या था? जिंदा चूहा था।
जब जिंदा चूहा था, यानी कि आर स्ट्रेन में निमोनिया नहीं पाया जाता, इसलिए वो चूहा हमारा क्या था, जिंदा था। अब उन्होंने क्या कराया, अब एस स्टोन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके मार डाला। अब एस स्टोन को क्या किए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करके मारने के बाद चूहों में प्रवेश कराया। तो देखते हैं कि चूहा मरता है कि नहीं। तो उसी में देखेंगे तो हीट किल्ड यस स्ट्रेन को किस में लगाएं, वो चूहे में प्रवेश कराया, यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करके मार करके चूहे में प्रवेश कराया। तो चूहा हमारा क्या था, जिंदा चूहा था। कौन सा हमारा, जिंदा चूहा था। अब तब भी जिंदा था, यानी कि इसमें हमारे कोई भी ऐसे नहीं वो उपस्थित थे निमोनिया के लक्षण जो कि चूहे को मार सकते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या कराया कि इसको जो यस स्ट्रेन को गर्म किए हैं, इसको आर स्ट्रेन के साथ माइक में, यानी कि माउस जो भी है यहाँ पे चूहे माइस में प्रवेश करा। तो देखते हैं हीट किल्ड यस स्ट्रेन और के साथ क्या कराए, आर स्ट्रेन को मिलाकर किस में प्रवेश करा, वो चूहे में। तो चूहा देखिए तो कैसा चूहा था, मर चुका था। तो वो तो जान गए, यानी कि हमारा कोई ना कोई हमारे हीट जो हम लोग इसे मारे हैं या स्ट्रेन में कोई ना कोई ऐसा जरूर विकार है, कारक है जो कि आर स्ट्रेन में जाकर चूहे को क्या कर रहा है, वहां पर उसके अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न करके मार रहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए कि यस स्ट्रेन में ऐसा कारक क्या था। तो यहाँ पे उन्होंने बता तो दिए कि ऐसा कोई कारक है, ऐसा कोई वंशागति है जो बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसका नाम नहीं बता पाया। तो इस वीडियो लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 के यहीं पर रखते हैं एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगला मैं पार्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।